नमस्ते। कभी सोचा है ये जो ऐप्स और वेबसाइट्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, आखिर ये बनती कैसे हैं? कमाल की बात यह है कि इनमें से कई पाइथन पर चलती हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है और कैसे कोई भी, जी हाँ कोई भी, इसे सीखना शुरू कर सकता है, भले ही उसे प्रोग्रामिंग का पी भी ना पता हो। तो इस सफर के लिए हमने एक छोटा सा रोड मैप बनाया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये पाइथन आखिर है क्या भला। फिर हम सीधे प्रैक्टिकल काम करेंगे, अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे, देखेंगे कि इसमें जानकारी कैसे स्टोर की जाती है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि हम किस किस तरह के डेटा के साथ खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पाइथन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? पर यह है क्या चीज़? और नहीं, हम किसी सांप की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। टेक की दुनिया में पाइथन इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। देखिए, पाइथन को एक बहुत ही साफ सोच के साथ बनाया गया था कि इसे पढ़ना और समझना आसान हो। इसकी जो भाषा है, इसका सिंटैक्स, वो काफ़ी हद तक इंग्लिश जैसा है। इसका मतलब ये कि आपको अजीब-अजीब सिंबल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कोड लिखते हैं वो लगभग एक आम वाक्य जैसा लगता है। और यही चीज़ इसे उन लोगों के लिए ज़बरदस्त बनाती है जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। लेकिन रुको, इसकी सिंप्लिसिटी को इसकी कमजोरी मत समझना, बिल्कुल भी नहीं। इसकी वर्सैटिलिटी, यानी ये कितने अलग अलग काम कर सकता है, वो कमाल की है। सोचिए, इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का बैकएंड बनाने से लेकर फाइनेंस और साइंस में बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करने तक, और तो और फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स बनाने तक में इसका इस्तेमाल होता है। सच कहूं तो ये प्रोग्रामर्स के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। अच्छा, पाइथन में एक चीज है जो सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो है कोड लिखने का तरीका। दूसरी कई लैंग्वेजेस में आपको कर्ली ब्रैकेट्स या सेमीकोलन जैसी चीजें लगानी पड़ती हैं, पर पाइथन ये इंडेंटेशन का इस्तेमाल करता है। मतलब लाइन के शुरू में बस थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी होती है। और ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये असल में प्रोग्रामर्स को एक ऐसा कोड लिखने के लिए गाइड करता है जो अपने आप में साफ सुथरा और पढ़ने में बहुत आसान हो। चलिए, थियोरी बहुत हो गई। प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अरे भाई, प्रोग्रामिंग करना। तो अब तैयार हो जाइए, हम पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि ये कितना आसान है। ये रहा हेलो वर्ल्ड। ये ना हर प्रोग्रामर की पहली रस्म होती है। कोड की इस बस एक लाइन से हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि स्क्रीन पर ये टेक्स्ट दिखाओ। भले ही एक छोटा सा कदम लगे, पर यह बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये साबित करता है कि अब आप मशीन से बात कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को चलाना, अरे बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ये कोड लिख लीजिए, फिर फाइल को .py लगाकर सेव कर दीजिए, और आखिर में अपना टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। उस फोल्डर में जाइए जहां फाइल सेव की है, और बस पाइथन को उसे चलाने का कमांड दे दीजिए। बस हो गया काम। तो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं तो बहुत बहुत बधाई। आपने अभी अभी पाइथन में अपना पहला प्रोग्राम लिख भी लिया और चला भी लिया है। सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन यकीन मानिए, आपने प्रोग्रामिंग सीखने की सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल को पार कर लिया है, किसी चीज को सच में काम करते हुए देखना। तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम काम कर गया। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन के रूल्स को फॉलो किया। जैसे हमारी आपकी भाषाओं में ग्रामर होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स होता है। तो चलिए अब पाइथन के कुछ सबसे जरूरी नियमों पर एक नजर डालते हैं। याद है हमने इंडेंटेशन की बात की थी? कई दूसरी लैंग्वेजेस में ये ऑप्शनल होता है, मतलब करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाइथन में ये कंपल्सरी है, जरूरी है। इसी से पाइथन को पता चलता है कि कोड की कौन सी लाइनें एक ग्रुप का हिस्सा हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी लिस्ट में मेन पॉइंट और उसके सब पॉइंट्स होते हैं। यहाँ एक एकदम साफ साफ एग्जाम्पल है। लेफ्ट साइड में देखिए, प्रिंट वाली लाइन में थोड़ी स्पेस है, यानी इंडेंटेशन है। इससे पाइथन समझ जाता है कि ये लाइन तभी चलानी है जब इफ वाली कंडीशन पूरी हो। अब राइट साइड में देखिए, कोई स्पेस नहीं है। बस इतनी सी बात पर पाइथन कंफ्यूज हो जाता है और सीधा एक एरर दे देता है। है ना ये एक सिंपल पर बहुत ही जरूरी नियम। हमारे कोड की हर लाइन असल में एक इंस्ट्रक्शन है, जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। जैसे रेसिपी में हर स्टेप को लाइन से फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही कंप्यूटर हमारे लिखे हुए हर स्टेटमेंट को एक एक करके ठीक उसी ऑर्डर में चलाता है। तो चलिए कुछ जरूरी नियमों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहला, हर स्टेटमेंट को अपनी अलग लाइन में रखना बेस्ट है, इससे कोड साफ दिखता है।
दूसरा, कोड हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। और तीसरा, ये हैशटैग का निशान। इसके बाद आप जो भी लिखते हैं वो कमेंट कहलाता है। ये आपके या दूसरे इंसानों के लिए नोट्स होते हैं। कंप्यूटर इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता है। और यकीन मानिए, ये बहुत काम आते हैं ये समझाने के लिए कि आपका कोड आखिर कर क्या रहा है। ओके, अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए वो बस इंस्ट्रक्शन चलाते हैं, पर कुछ याद नहीं रखते। अब जरा सोचिए, मजेदार प्रोग्राम बनाने के लिए तो हमें जानकारी को कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है वेरिएबल्स की। एक वेरिएबल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक लेबल लगा हुआ डब्बा मान लीजिए। हम उस डब्बे के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, कोई नंबर, कोई टेक्स्ट, और फिर जब भी हमें उस चीज की जरूरत हो हम बस उस डब्बे के लेबल का नाम ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, हम जब चाहें उस डब्बे के अंदर का सामान बदल सकते हैं। हाँ, पर इन वेरिएबल्स का नाम रखने के भी कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया। इनका नाम हमेशा एक लेटर या अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, और नाम के बीच में कोई स्पेस या कोई स्पेशल सिंबल जैसे हाइफन नहीं हो सकता। ये नियम इसलिए हैं ताकि पाइथन को कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी नहीं। और यहीं पर पाइथन का एक और कमाल का फीचर सामने आता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, कई दूसरी लैंग्वेजेस में अगर आपने एक डब्बे को नंबरों के लिए बना दिया तो उसमें आप सिर्फ नंबर ही रख सकते हैं, पर पाइथन में अरे एक ही वेरिएबल में आप अभी एक नंबर रख सकते हैं और अगली ही लाइन में उसमें कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं। इसी को डायनामिक टाइपिंग कहते हैं, और ये चीज पाइथन में काम करना बहुत तेज और आसान बना देती है। तो हमने ये तो बात कर ली कि वेरिएबल्स में चीजें स्टोर कर सकते हैं, पर किस तरह की चीजें? पाइथन अलग अलग तरह की जानकारी यानी डेटा को समझता है। तो चलिए अब कुछ सबसे कॉमन डेटा टाइप्स को देखते हैं। ये हैं पाइथन में डेटा के 4 मेन खिलाड़ी। स्ट्रिंग्स होते हैं किसी भी तरह के टेक्स्ट के लिए, जैसे किसी का नाम या कोई मैसेज। इंटीजर्स होती हैं पूरी संख्याएं बिना दशमलव वाली, जैसे किसी की उम्र। फ्लोट्स होती हैं दशमलव वाली संख्याएं, जैसे किसी चीज की कीमत। और बुलियंस, ये बस 2 ही चीजें हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। ये पता लगाने के लिए परफेक्ट है कि कोई शर्त सही है या गलत। तो एक बार जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ये जो प्लस का साइन है, जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, वो नंबर्स के साथ बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम मैथ्स में करते हैं। 2 वैल्यूज को जोड़ता है और हमें रिजल्ट दे देता है, सिंपल। लेकिन क्या होगा अगर हम एक नंबर और एक टेक्स्ट को जोड़ने की कोशिश करें? तब पाइथन हमें एक एरर देगा, टाइप एरर। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कंप्यूटर को एक सेब और एक संतरे को जोड़ने के लिए कह रहे हों। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना? पाइथन स्मार्ट तो है, पर हमें उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि हम अलग अलग तरह के डेटा के साथ करना क्या चाहते हैं। तो फिर अलग अलग तरह के डेटा को एक साथ दिखाने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। प्रिंट फंक्शन के अंदर बस हर वेरिएबल के बीच में एक कॉमा लगा दीजिए। पाइथन होशियारी से उन सब को एक के बाद एक बिना किसी दिक्कत के स्क्रीन पर दिखा देगा। और बस इसी के साथ हमने पाइथन की सारी बेसिक बातें कवर कर ली हैं। हमने सीखा कि पाइथन क्या है, अपना पहला प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसके सिंटैक्स के नियम क्या हैं, और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के साथ कैसे काम किया जाता है। सच तो यह है कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे लगभग हर प्रोग्राम बनता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन नए टूल्स के साथ वो पहली कौन सी प्रॉब्लम होगी जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगे।